Good morning, everyone. Good morning, Ritesh, Sachin, Vanshika, Sujata, Kanishka, and everyone. कल हमने रेमन इंटीग्रल की डेफिनेशन की थी और एक बार मैं फिर से आपको डेफिनेशन को क्लियर कर रहा हूं. द राइमन इंटीग्रल डेफिनेशन. अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारा f जो बाउंडेड है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी वो भी बाउंडेड इंटरवल होगा, तो f को हम कहेंगे वो रीमन इंटीग्रेबल है अगर उसका लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल दोनों हैं. ठीक है जी. गुड मॉर्निंग निकिता, सुजाता, वंशिका, सचिन और कौन कौन लोग जुड़े हैं. शशांक. ओके. हाँ जी. तो इसमें लेट f be a bounded function defined on closed interval ab, on closed interval ab. कोई भी इंटरवल अगर क्लोज होता है तो बाउंडेड हमेशा होता है. कोई भी इंटरवल क्लोज होगा तो बाउंडेड जरूर होगा. ओपन में दिक्कत आ जाती है, लेकिन क्लोज इंटरवल है तो हमेशा बाउंडेड होता है. डिफाइंड क्लोज इंटरवल ए बी, देन f is said to be Riemann integrable. If and only if the lower Riemann integral a to b lower bar f is equal to a to b upper Riemann integral a to b upper bar f. देखिए हमने fx dx नहीं लगाया, हम जो पढ़ रहे हैं ये क्लासिकल डेफिनेशन है, तो इसमें अगर आप x नहीं भी लगाओगे तो इट विल कैरी इट्स ओन मीनिंग. आपने fx लिखा, x लिखा, fx dx लिखा, अब मान लीजिए साइन एक्स आपके पास है. आप आज के डेट में भी इंटीग्रेशन की बात करो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप करते हैं, आपने लिखा माइनस कॉस एक्स, तो आपको एक्स से मतलब नहीं है. साइन वाई हो तो आप कॉस वाई कर दोगे माइनस का, साइन टी हो तो माइनस कॉस टी कर दोगे, साइन जेड हो तो माइनस कॉस जेड कर दोगे. इंटीग्रेशन में जो वर्थ है वो है फंक्शन की. फंक्शन क्या है? तो अगर सिंगल फंक्शन है आपका, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ई की पावर एक्स है, लॉग एक्स है, टू गेट द सेम रिजल्ट्स, तो उसमें फर्क नहीं है. आप एक फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स एक संकेत है, एक्स एक सिंबल है कि आप इसके लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं. वो हेल्पफुल कब होता है? जब आपके पास मल्टीपल फंक्शन आते हैं, जब आपके पास फंक्शन ऑफ ए फंक्शन आते हैं, वहां पर वो हमारे लिए एक मैटर करता है कि हम एक्स लगाएं. लेकिन फिलहाल यहां पर जब तक सिंगल फंक्शन की बात है, थ्योरेटिकल में आप देखेंगे जब हम थ्योरम्स करेंगे उस समय आपको एक्स डीएक्स का जो कहना चाहिए चर्चा है वो कम मिले, रेयरली मिलेगी. तो मैं अभी क्लियर कर दूं कि यहां पर अगर मैंने ए टू बी एफ लिखा है, ये एक्स डीएक्स इसमें हिडन है. ठीक है ना, इसके ऊपर आप ये मत कंफ्यूज करना कि भाई एक्स कहां गया, ये डीएक्स कहां गया. ठीक, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हम कहेंगे फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है. ऑल्सो द this common value this common value is known as the value of the integral. ठीक है जी. we say f is r integrable, riemann integrable over the closed interval ab and denote
इट ए टू बी एफ। ए टू बी एफ का मतलब इंटीग्रेशन नाइदर लेफ्ट नॉर राइट, तो जो आपके इंटीग्रल्स हैं वैसे लिख जाए। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल है, तो हम उसको कहते हैं कि एफ इज कंटेन्ड, ऑल्सो वी डिनोट एफ इज कंटेन्ड इन आर ऑफ ए बी। आर ऑफ ए बी और कंटेंट इनका साइन लगाते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे एफ इज रिमेन इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल ए बी। एफ इज रिमेन इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल ए बी, ये हमारे पास है। जिन लोगों ने पिछले पिछले 2 लेक्चर नहीं किए हैं, पहले आप वो लेक्चर कीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा आज का लेक्चर। चैप्टर में कोई भी कोताही नहीं भाई, आपको शुरू से ही करना चाहिए, तभी समझ में आएगी। इसमें कोई छोटी बात तो मैं कोई कह नहीं रहा आपसे। छोटी का मतलब ये है कि आपको ना पता हो, सबको पता होनी चाहिए वाली बात। और दूसरी बात ये है कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें, खास करके रियल एनालिसिस के, इनका एक से दूसरे का कोई लिंक नहीं है। आपने रिमेन इंटीग्रल कर लिया, आप कल को रियल रियल सिस्टम कर सकते हो। रियल सिस्टम कर लिया, नहीं करा, दोनों नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं, आप कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल कर लो। तीनों नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है मोर ऑन कंटिन्यूटी कर लो। ये कोई सा नहीं करा तो आप जो है अगला चैप्टर कर लो, इंटीग्रल वाला, जो इंटीग्रेशन के फैक्टर्स हैं उसके अंदर। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी सी कनेक्टिविटी आ जाती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेशन जो होती है वो आगे चलती है, तो ऐसे में कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हो जाता है, लेकिन वहां पर भी जो है आपको मौका रहता है आगे पीछे करने का चीजों को। ये है जी आपकी डेफिनेशन। अब इसमें कुछ मैं नोट्स आपको लिखवाना चाह रहा हूं। जैसे हम पार्टीशन पी लेते हैं, और पार्टीशन पी लेने के बाद उसमें हम एन डिफाइन करते हैं ना, जैसे पी हमने लिया, क्लोज इंटरवल ए बी के हमने डाइसेक्शंस किए, ए को हमने नाम दिया एक्स नॉट, फिर एक्स वन, फिर एक्स टू एंड सो ऑन, एक्स आर माइनस वन, एक्स आर एंड सो ऑन, बी को नाम दे दिया एक्स एन। तो हमने एक तरह से इसके एन पार्टीशंस किए हैं, एन डिविजन्स किए हैं। तो ये जो एन है, जब हम इसे बढ़ाते जाएंगे, तो आप समझते जाइए कि जैसे आपने एन को बढ़ाया, यानी आपने एन की वैल्यू मान ली पहले 50 थी, अब 5000 कर दी, तो क्या होगा, ये पास पास आ जाए कट्स, कोई कट कहीं डाला, कोई कट कहीं डाला, और 5000 के बजाय आप 50 लाख कर दें तो फिर और पास पास आ जाएंगे कट्स। और अगर मान लीजिए आप इसे इनफाइनाइट कर दें, तो फिर यहां पर बहुत नजदीक कट्स होंगे। बहुत नजदीक कट्स का मतलब आपको हर पॉइंट पर ही कट मिल जाएगा। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं नॉर्म ऑफ पी की, ये पी पार्टीशन है हमारा, पी पार्टीशन है, ए इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन, एक्स एन इज इक्वल टू बी। ये पार्टीशन है हमारे पास। और इसमें जब हम एन को कहें इन्फिनिटी टेंड करेगा, तो इसकी जो नॉर्म है, नॉर्म क्या होती है, सबसे बड़े इंटरवल की, सबसे बड़े सब इंटरवल की लेंथ, वो मिनिमाइज होनी शुरू हो जाएगी। आपने इसमें जितने टुकड़े कर रखे थे, आपने 500 और टुकड़े कर दिए, फिर 500 और टुकड़े कर दिए, अब क्या होगा, सबसे बड़ा वाला इंटरवल भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जब आप एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे, तो नॉर्म पी जो है 0 को टेंड करेगा। तो यहां पर नोट मेरा ये है, एज n tends to infinity, as n tends to infinity, it implies norm of p tends to 0। और उल्टा भी ठीक है, norm of p tend to 0 तो n tends to infinity। this you have to keep as a note। समझ में आया हो तो इसे ओके करें। नॉर्म का मतलब होता है सबसे बड़े सब इंटरवल की लेंथ, वही 0 को टेंड होनी शुरू हो जाए, तभी आप समझिए कि आपका जो डिविजन है, नंबर ऑफ डिविजन, दे आर गेटिंग टू इन्फिनाइट। बताइए, बात समझ में आ गई है? ठीक। और देखिए एक नोट, नोट नंबर 2।
अब जैसे हम बात करते हैं इन्फीम सुप्रीमम की, आप जानते हैं किसी फंक्शन का जो इन्फीमम होता है सुप्रीमम से कम ही रहता है। वी नो दैट इन्फीमम ऑफ ए फंक्शन कैन नॉट एक्सीड इट्स सुप्रीमम। अब बस ये नोट तो नहीं है, खैर ये तो शुरुआत करने की बात है। कोई भी फंक्शन का इन्फीमम उसके सुप्रीमम को एक्सीड नहीं कर सकता। तो यहां पर आप देखिए, जब हमने डिफाइन किए थे लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल, लोअर रीमन इंटीग्रल जो एलपीएफ थे उनसे आए थे, उसमें सुप्रीमम वैल्यू ली थी, ठीक है ना। एलपीएफ जो हमने लिया उसमें जो सबसे बड़ी सुप्रीमम वैल्यू थी उसकी बात कर रहे थे। फिर यहां पर जो हमारे पास अपर रीमन इंटीग्रल है ये आए थे यूपीएफ से, लेकिन उसके हम इन्फीम की बात कर रहे थे। तो आप देखिए एलपीएफ बढ़ रहा है, हम जब बात कर रहे हैं कि बड़े से बड़े की बात करेंगे तो एलपीएफ बढ़ रहा है और यूपीएफ घटता जा रहा है। जहां पर इनका इंटरसेक्शन हुआ, जहां पर ये कॉमन वैल्यूज हुई, वहीं पर फंक्शन के इंटीग्रल की वैल्यू आई, रिमेन इंटीग्रल फंक्शन हुआ। तो यहां पर आपको बात ये ध्यान रखनी है कि एलपीएफ कोई भी पी क्यों ना हो पार्टीशन, एलपीएफ उसका जवाब लेंगे सुप्रीमम, इट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू इनफीमम ऑफ यूपीएफ। क्योंकि जितने भी पार्टीशंस हैं यूपीएफ उनका इन्फीम ले रहे हैं, ठीक है, और एलपीएफ का सुप्रीम ले रहे हैं। तो ये दोनों चीजें अलग हैं। आप ये मत समझ लेना कि सुप्रीमम छोटा हो गया इन्फीम से, वो देखो मैंने पहले लिखा इन्फीमम ऑफ ए फंक्शन कैन नॉट एक्सीड सुप्रीमम, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं एलपीएफ यूपीएफ में। अब ये फंक्शन जो है एफ नहीं है एलपीएफ है, तो एलपीएफ में जो सबसे बड़ी वैल्यूज हैं वो आपके पास, उसका सबसे बड़ा मान भी जो होगा वो इसके सबसे छोटे मान से भी बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा। इसका जो सबसे छोटा मान होगा उससे भी इसका जो सबसे बड़ा मान होगा वो बड़ा ही रहेगा, ये वाला मान बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा। तो ये चीज यहां पर अंडरस्टैंड रखनी चाहिए कि आपका जो अपर रीमन सम है वो हमेशा बड़ा रहता है, कोई भी लोअर रीमन सम क्यों ना हो। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू भी होगी, इसकी छोटी से छोटी वैल्यू से छोटी ही रहेगी। बताइए ये बात समझ में आ रही है सभी को? ओके कर दें, समझ में आ रहा है तो ठीक, गुड। एक नोट और, नोट नंबर 3। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है सुप्रीमम और मैक्सिमम में, इन्फीमम और मिनिमम में। डिफरेंस बिटवीन supremum and maximum, also between infimum and minimum। अक्सर लोग इनको सेम समझ लेते हैं और अक्सर होता भी यही है कि सेम होते हैं। तो कंफ्यूजन का पॉइंट ही इसलिए है कि सेम भी होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। कंफ्यूजन होता ही वहां पर है जब दो पक्ष बात कह रहे हो और दोनों में बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई हो, तब कंफ्यूजन बनता है। अगर दोनों में से एक पूरी तरह से गलत कह रहा हो तो कंफ्यूजन खत्म। तो कंफ्यूजन दूर करने का तरीका ये है कि आप पूरी सच्चाई जाने। अब यहां पर कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सुप्रीमम एंड मैक्सिमम। अगर मान लीजिए कोई सेट में, एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आएगा, ये देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया ए सेट का, इसमें 1 2 3 एंड सो अप टू 10 तक वैल्यूज ली। अगर मैं इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, सबसे बड़े मान की बात करूं, तो आप कहोगे 10 है। तो इसका जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ ए इज 10। मैं आपसे कहूं मिनिमम ऑफ ए कितना है, आप बिल्कुल क्लियरली बता दोगे 1 है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमें बता रहा है कि मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। चलिए अब आते हैं जरा दूसरे एग्जाम्पल पर। बी, मैंने एक इंटरवल लिया 0 to 1, 0 to 1। बताइए इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है? सभी लोग टाइप करके बताइए, मैक्सिमम ऑफ बी और मिनिमम ऑफ बी।
अभी एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी सब चीजें। हाँ जी बताइए, मैक्सिमम ऑफ भी बताइए, फिर मिनिमम ऑफ भी बताइए, प्लीज जल्दी से। बी एक्टिव इन द क्लास। एकदम आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, लेट के अगर पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। 1 और 0 करेक्ट है, बिल्कुल सही है। 1 और 0, चलिए हो गई बात। एग्जाम्पल एक और, सेट सी लिया मैंने, ओपन इंटरवल 0 क्लोज फ्रॉम 1। बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। चलिए इसकी बता दीजिए, सी की बता दीजिए आप, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू पहले, फिर मिनिमम वैल्यू। 1 और इंफिनिटी। अच्छा ठीक है, और इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी और 1। 1 1 क्या है सुजाता? इन्फीमम है, मतलब मैक्सिमम है, मिनिमम है, और दोनों बताने हैं आपको, एक से तो बात नहीं चलेगी। चलिए मैंने सही पकड़ा, इसका उन्होंने साफ की सब लोगों की, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, देखिए यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है, ओके। लेकिन मैं आपसे कहूं सुप्रीमम, सॉरी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है सी, मिनिमम वैल्यू के लिए आप ये देखें कि 0 इसके अंदर नहीं है। आप इसकी मिनिमम वैल्यू कहते हो तो 0 इसके पास नहीं है, तो 0 इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है। अगर आप इंटरवल बनाते हैं ये 0 से 1 तक का, 1 तो आ रहा है इसके अंदर, लेकिन 0 नहीं आ रहा। रादर 0 से पहले वाले सारे रियल नंबर हैं इसके अंदर, 0 से जस्ट पहले वाले जितने भी रियल नंबर हैं वो सब हैं इसके पास, सी के पास। आप कोई नंबर बोलिए, आपका ये 0.1 वो इसके अंदर है, 0.01 वो इसके अंदर है, 0.001 वो इसके अंदर है, 0.000001 वो इसके अंदर है। यानी 0 के बहुत नजदीक आप पहुंच रहे हैं। 0 के अलावा हर नंबर इसके अंदर है, तो इसका जो मिनिमम मान है वो है ही नहीं इसके पास। इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। हम कहते हैं इसका मिनिमम मान है ही नहीं। समझ रहे बात को? इसका मिनिमम मान नहीं है। कोई माइनस वन मत कहिए, माइनस इन्फिनिटी मत कहिए, वो अलग अलग चीजें हैं। हम बात कर रहे हैं इसके मैक्सिमम और मिनिमम मान। सबसे बड़ा और सबसे छोटा मान जब भी होगा वो सेट के पास होगा, पहली बात। अगर सेट के अंदर वो वैल्यू नहीं है तो उसका वो मान नहीं है। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमेशा सेट के अंदर लाई करती हैं। यहां पर ये मिनिमम वैल्यू इसके पास नहीं है, सो वी से ये इसका मिनिमम नहीं है। 0 इज नॉट मिनिमम, तो 0, अब कहीं ना कहीं 0 पे बात आ रही है, तो 0 यहां पर इसका मिनिमम मान नहीं है, लेकिन 0 कुछ है। तो मैथमेटिशियंस को इसमें परेशानी हुई कहने में भाई ये मिनिमम है, तो इसके लिए और थोड़ी सी इसमें रिसर्च की गई और इसमें कुछ बातें रखी गई, तब जाकर के इन्फीमम सुप्रीमम की अवधारणा आई। अब हम बात करें सुप्रीमम इन्फीमम की, तो इन्फीमम कहते हैं सेट की सबसे छोटी वैल्यू या उससे भी जस्ट छोटी वैल्यू। इन्फीमम का दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे बड़ा छोटी तरफ का बाउंड, लोअर बाउंड, नीचे की तरफ का बाउंड। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 0 जो है इसका इन्फीमम है, 1 इसका सुप्रीमम है। इन्फीमम ऑफ सी इज इक्वल टू 0 एंड सुप्रीमम ऑफ सी इज 1। सुप्रीमम जो है इसका 1 है, नो डाउट, वो मैक्सिमम भी है और सुप्रीमम भी है, और इन्फीमम जो है इसका वो 0 है, लेकिन इसका जो मिनिमम है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली यहां पर जो मैक्सिमम था यही सुप्रीमम था। अक्सर ऐसा होता है कि जो सुप्रीमम होता है वो मिनिमम के बराबर, मैक्सिमम के बराबर हो जाता है, इन्फीमम जो है मिनिमम के बराबर हो जाता है, तो उसकी तो बात है ही नहीं। होता है, अक्सर होता है, लेकिन ऐसे भी केसेस है जहां पर मिनिमम और इन्फीमम इक्वल नहीं होते, मिनिमम होता ही नहीं है। तो यहां पर अब देखिए, मैक्सिमम ये सुप्रीमम भी है और मिनिमम ये इन्फीमम भी है। तो इस तरह से ये नजदीकी अंतर है, इनमें ध्यान रखना चाहिए।
बाकी अभी हम जब इसमें और डिटेल पढ़ेंगे तो इसके बारे में खूब अच्छे से इसके खोजबीन करेंगे। बताइए यहां तक बात समझ में आ रही है तो ओके करें। अब हम आते हैं अपने रीमन इंटीग्रल पर वापस। जब तक आपका रियल एनालिसिस कंप्लीट होगा यू विल नो वेरी वेरी गुड थिंग्स। बहुत सारी आपको बढ़िया चीजें से पता चलेंगी जो आपको जाननी चाहिए। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को रियल नंबर सिस्टम ना पता हो तो बड़ा दिक्कत होती है बात करने में। रियल नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कहना चाहिए प्रिमिटिव टॉपिक है, आना ही चाहिए। उसके बारे में बात करेंगे जब चैप्टर उसमें चलेगा। चलिए अब आते हैं थ्योरम पर। हमने 5 थ्योरम के स्टेटमेंट्स किए थे। नाउ दिस इज योर थ्योरम नंबर 1 अगेन, क्योंकि जो बुक में नंबर है मैं वही नंबर दे रहा हूं उसको। थ्योरम नंबर 1, द लोअर आर इंटीग्रल, यह अपना नंबर देते हैं बिना वजह बुक का नंबर लेके चले हम। अपना नंबर 6 दे दिया मैंने। द लोअर आर इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड द अपर आर इंटीग्रल। ये जो लोअर रीमन इंटीग्रल है अपर रीमन इंटीग्रल को एक्सीड नहीं कर सकता। एक्सीड नहीं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। बराबर तो आ सकता है, बराबर तो आएगा। हमने देखा जब फंक्शन अभी डेफिनेशन ही कहां से आएगी, रीमन इंटीग्रल जब होगा फंक्शन तो उस समय जो लोअर रीमन इंटीग्रल है वो अपर रीमन इंटीग्रल के बराबर आएगा। ठीक है, लेकिन एक्सीड नहीं कर सकता, ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी, चाहे फंक्शन इंटीग्रेबल हो या ना हो। ये ज्यादा नहीं होगा, कम रह सकता है। कम रहेगा तो डेफिनेटली इंटीग्रेबल नहीं होगा, लेकिन ज्यादा की संभावना कभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लोअर रीमन इंटीग्रल है ये आता है लोअर रीमन सम से। लोअर रीमन सम छोटे ही रहते हैं, और अपर रीमन इंटीग्रल आता है अपर रीमन सम से, तो ये हमेशा बड़े रहते हैं। तो इसका रीजन भी यही है जो मैंने बताया आपको कि जो लोअर रीमन इंटीग्रल है लोअर रीमन सम से आएंगे। लोअर रीमन सम छोटे रहते हैं लोअर अपर रीमन सम से, इसलिए लोअर रीमन इंटीग्रल हमेशा छोटा रहता है लोअर रीमन इंटीग्रल से। सिंस ए लोअर रीमन सम कैन नॉट एक्सीड एनी अपर रीमन सम, इट implies या 10, पूरा प्रूफ है इसका लेकिन हम प्रूफ में नहीं जा रहे हैं। Thus, the lower Riemann integral a to b lower bar f is always less than equal to a to b upper bar f. They can be equal, but the thing is कि ये exceed नहीं कर सकता, कम ही रहेगा। तो इसको आप नोट बना के लिख लो बेशक, नोट नंबर 1। बताइए समझ में आ गया तो ओके कर देंगे इसको। बहुत छोटी सी थ्योरम है वैसे तो, 3-4 लाइन की थ्योरम है ये। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 7। थ्योरम 7 है, एक और मैथमेटिशियन है डरबॉक्स। डरबॉक्स कहो, डरबॉक्स कहो, डरबॉक्स थ्योरम। डरबॉक्स थ्योरम क्या कहती है? लेट, इसका जो थ्योरम है ये डरबॉक्स थ्योरम सब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्यों कर रहे हैं तो हो सकता है कभी दिमाग में आ जाए। अब तक तो इस पर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है डरबॉक्स थ्योरम पर, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए। लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन। इस पे कभी सब्जेक्टिव में भी नहीं आया, कभी ऑब्जेक्टिव में भी नहीं आया। लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन फॉर एवरी या एनी epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0
such that UPF is less than A to B upper bar F plus epsilon and LPF is greater than A to B lower bar F minus epsilon for all partitions P with norm of P less than or equal to this delta। क्या सेंस इसका जरा समझ लें। यहां पर क्या कह रहे हैं ये देखिए, शब्दों में बातों को समझना ज्यादा जरूरी है, उससे ध्यान रहती हैं चीजें। ये ए टू बी अपर बार एफ की बात कर रहे हैं, जरा पीछे जाएंगे। ए टू बी अपर बार एफ किससे आया था? अपर रीमन सम से। कौन से अपर रीमन सम? उनमें जो सबसे छोटा था, सबसे छोटे के नजदीक था। अब आप सबसे छोटा मत कहो, इन्फीमम कहो, समझ रहे ना। सबसे छोटा हो सकता है सेट की वैल्यू ना हो, लेकिन इन्फीमम होती है। इन्फीमम भी सेट की वैल्यू होनी जरूरी नहीं है, लेकिन वो इन्फीमम जैसा भी देखा था हमने, इन्फीमम सेट की वैल्यू नहीं था। इन्फीमम का सेट की वैल्यू होना जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन बाहर हो जाएगा सेट से, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ही नहीं साहब। होगा तो सेट के अंदर होगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं जैसे ए टू बी अपर बार एफ की, तो ए टू बी अपर बार एफ ये जो है इन्फीमम वैल्यू है किसकी? यूपीएफ की। यानी आप P1, P2, P3, P4 पार्टीशन लेते जाओ, UP1F, UP2F, UP3F, UP4F बनाते जाओ, उनमें जो इन्फीमम वैल्यू होगी वो ये होगी। यानी अगर मैं एक सेट कंस्ट्रक्ट करता हूं और उस सेट की सारी वैल्यूज को मैं एक नंबर लाइन पर बिछा लेता हूं, ये मैंने समझिए यूपीएफ की सारी वैल्यूज लिख ली। मे भी सारी ना आ रही हो, सारी ना आ रही हो, मतलब ये है कि सारे पॉइंट्स पर ना आ रही हो, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएंगी। ये इसका अपर बाउंड, ये इसका लोअर बाउंड, यहां पे इसका लीस्ट अपर बाउंड, ये इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है जी, यूपीएफ का ये सारी यूपीएफ वैल्यू इस बीच में आ गई हैं। अब आप समझें कि जो आपका ए टू बी अपर बार एफ है, ये वाला, इसकी बात की थी, ये इन्फीमम है। किनका? यूपीएफ का। इन्फीमम तो इस किनारे पर आ जाएगा, ए टू बी अपर बार एफ इस किनारे पर आ गया। ये कह रहे हैं एप्सिलॉन जोड़ दो इसके अंदर, ठीक है। और एप्सिलॉन के क्या 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 कहा गया? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन के बारे में मैं बता रहा हूं आपको आज, आगे भी ध्यान रखना। बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने बात की है, सेकेंड ईयर में बात की है। एप्सिलॉन की अवधारणा जब भी की जाती है, हमेशा सबसे छोटे से छोटा माना जाता है। इसे जितना छोटा आप सोच सकते हो उससे भी छोटा होता है एप्सिलॉन, आपकी कल्पना शक्ति से भी छोटा होता है, लेकिन छोटा होते हुए रहता पॉजिटिव है। आप सोचेंगे भाई 1/10 ले लिया, 1/100 ले लिया, ये उससे और छोटा है। आपने कहा 1/10 करोड़ कर लेते हैं, उससे भी छोटा है। 0.0000 लिखा और सूरज तक पहुंच गए, सूरज से लौट के पृथ्वी तक आ गए, 4-5 चक्कर और लगा लिए, फिर आगे 1 लिखा, बहुत छोटा नंबर लिखा। ये एप्सिलॉन उससे भी छोटा है। कोई भी आप कल्पना कीजिए छोटे छोटे नंबर की, उससे छोटा है लेकिन है पॉजिटिव। 0 के बहुत नजदीक होते हुए पॉजिटिव है। तो कह रहे हैं इतना छोटा नंबर जोड़ो, बहुत छोटा, कहते हैं हिंदी में तन्नक्सा। ये तन्नक्सा जोड़ा इसके अंदर, और ये जोड़ते ये कह रहे हैं ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, तो कुछ तो है ये, 0 तो नहीं है ना, 0 नहीं है, कुछ है। तो जैसे ही आपने इसमें जोड़ा तो ए टू बी अपर बार एफ प्लस एप्सिलॉन कर लिया। ये कह रहे हैं ये गैप भी इतना काफी है इसके इसके बीच में कि एक पार्टीशन पी आ जाएगा जो इनके बीच में होगा। यहां पर एक पार्टीशन पी और उसके सारे रिफाइनमेंट भी होंगे। यहां पर जो कह रहा है ना, फॉर ऑल पार्टीशंस पी विद नॉर्म पी लेस देन इक्वल डेल्टा, तो इससे छोटा जिस जिसका होगा वो सारे आ जाएंगे। तो ऐसा नॉर्म होता है, हम जानते हैं कि जब हम रिफाइनमेंट लेते जाते हैं नॉर्म कम होता जाता है, तो जिसका भी नॉर्म पी से कम होगा वो सब इसमें आते जाएंगे। तो यूपीएफ वो इसके अंदर आ रहा है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आप सबसे छोटी वैल्यू ले रहे हैं या छोटे से भी छोटी, जस्ट छोटी वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि इन्फीमम सबसे छोटा होगा या सबसे छोटे से जस्ट छोटा होगा। 0 की बात ध्यान कीजिए, 0 से छोटा हो सकता था लेकिन 0 उसमें था ही नहीं, तो उस पूरे सेट की वैल्यू से सबसे छोटे से भी छोटा था, सबसे छोटा था, एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था। तो वहां पर हम बात करते हैं इन्फीमम की।
तो जो इन्फ्यूम वैल्यू है उसमें आपने एक छोटी सी वैल्यू जोड़ी एप्सिलॉन, वो जोड़ने पर भी उनके बीच में इतना गैप है कि एक यूपीएफ लाई कर जाएगा। और एक की बात करें, इनफाइनाइट भी आ सकते हैं। यानी दो रियल नंबर्स के बीच में जो जगह होती है उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर आते हैं, उससे हम इस चीज को एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं शेप को। तो यहां पर डरवॉक्स कहते हैं कि यूपीएफ कोई भी मतलब पार्टीशन पी इस तरह का एग्जिस्ट कर जाएगा जो ए टू बी अपर बार एफ प्लस एप्सिलॉन से छोटा होता है। 100% यूपीएफ जो है, जितने भी आपके अपर रीमन इंटीग्रल्स हैं, मतलब अपर रीमन इंटीग्रल होंगे, उनसे छोटा नहीं हो सकता। यूपीएफ जो है भाई, जितने यूपीएफ इधर आएंगे और अपर रीमन इंटीग्रल आ रहा है इधर, तो जितने भी यूपीएफ सब बड़े हैं इससे। हमेशा राइट हैंड साइड वैल्यूज बड़ी होती हैं। नंबर लाइन पर जब वैल्यू बनाते हैं तो राइट हैंड साइड की वैल्यू सारी बड़ी बड़ी होती हैं, तो ये सबसे छोटी वैल्यू आ रही है इसमें, और इधर सब वैल्यूज बड़ी आ रही है। तो यूपीएफ कभी भी इससे छोटा नहीं होगा, हमेशा बड़ा रहेगा, सारे पार्टीशन बड़े रहेंगे। लेकिन कह रहे हैं अगर आपने जरा सा भी जोड़ा ना इसमें, तो एक दो हजारों पार्टीशन ऐसे होंगे जो यूपीएफ को यहां ले आएंगे इनके बीच में। बताइए बात समझ में आ रही है? ये डरबॉक्स ये कह रहे हैं कि सबसे छोटी वैल्यू होने के बावजूद, यानी छोटे से छोटी होने के बावजूद आपने जरा सा भी इसमें जोड़ा, तो आपको इनफाइनाइट पार्टीशन मिलने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे पार्टीशन मिलने शुरू हो जाएंगे जो इससे बड़े हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात? मतलब पार्टीशन छोटे हो जाएंगे इस वैल्यू से, जरा सा भी आप जोड़ रहे हैं तब। अदरवाइज तो यही छोटा है, अदरवाइज तो ए टू बी अपर बार एफ ही सबसे छोटा है जितने भी हैं ये यूपीएफ। तो इसको मैं नोट बना लिखवाता हूँ। ये तो वन आप लिखिए इसमें, नोट वन केवल ग्राफ से समझने वाली चीज है। नोट टू में थोड़ा सा मैं एक्सप्रेस करता हूं इसमें। जो ए टू बी अपर बार एफ होता है, ये हमेशा छोटा होता है यूपीएफ से फॉर ऑल पार्टीशंस पी। जितने भी पार्टीशंस पी हैं क्लोज इंटरवल ए बी के, उन सब से भी छोटा होता है। सबसे छोटा बराबर भी हो सकता है, सबसे छोटे के जिसका भाई इनफिम को उतनी वैल्यू आ रही है, ठीक है, बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा भी रह सकता है। क्योंकि अगर मान ली मिनिमम एग्जिस्ट ही नहीं करा इसका, तो फिर इनफिम की हेल्प लेंगे। इनफिम डेफिनेशन से आता है। तो ए टू बी अपर बार एफ इतना होगा। लेकिन अगर आपने इसमें एप्सिलॉन जोड़ा, छोटे से छोटा वैल्यू भी जोड़ा, तो कोई ना कोई पार्टीशन ऐसा होगा जो इससे छोटा हो जाएगा। बट सर जो हमारी एप्सिलॉन है, हेलो सर, है जी, सर जो हमारी एप्सिलॉन है, इस हम ये जो मिनिमम वैल्यू होती है, इसको हम ऐड कर देंगे तब भी उसके बीच में मतलब जो पार्टीशन है वो ज्यादा होंगे, पार्टीशन ज्यादा अगर आएंगे। आपने एप्सिलॉन जोड़ दिया है इसमें, आपने भाई एप्सिलॉन को हम क्या कह रहे हैं, आपने छोटे से छोटी वैल्यू जोड़ी है। फॉर एवरी का मतलब ये नहीं होता कि आपने एप्सिलॉन वैल्यू 2 या 3 या 4 ले ली। बहुत छोटी वैल्यू सोचते हैं। अब भाई आपने अगर बड़ी वैल्यू ली फिर तो सबके पार चले जाओगे, इन सबसे आगे निकल जाओगे ना। मान लो ये 0 to 1 का इंटरवल आया और आपने एप्सिलॉन वैल्यू ली 2, फिर तो आगे निकल गए ना आप। तो उतनी बड़ी वैल्यू भी नहीं लेनी, कह रहे हैं जरा सी वैल्यू ले लो, तो भी ये इतना आगे आ जाएगा कि इस बीच में पार्टीशन के यूपीएफ मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई ना कोई मिल जाएगा, सबके नहीं, कोई ना कोई। तो यहां पर देखिए मैं वर्ड्स में लिख रहा हूं उस चीज को। बट इफ वी एड ए स्मॉल क्वांटिटी, और स्मॉल क्वांटिटी हाउ सो एवर स्मॉल, कितनी भी छोटी छोटी क्यों ना हो, टू दिस वैल्यू ए टू बी अपर बार एफ, देन देयर एग्जिस्ट partitions P such that ये जो यूपीएफ है ये अब छोटा रह जाएगा ए टू बी अपर बार एफ प्लस एप्सिलॉन से। हाउस ओवर स्मॉल, इसी को हम एप्सिलॉन कहते हैं। और स्मॉल क्वांटिटी ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्मॉल पॉजिटिव पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ए टू बी अपर बार एफ से छोटा हो जाएगा। जो बात मैंने अब ये अपर रीमन सम के लिए कही है, अपर रीमन इंटीग्रल के लिए कही है, वही बात लोअर रीमन इंटीग्रल के लिए भी कही जा सकती है। बताइए बात समझ में आ गई है? ये समझ में आ गई तो उसको ओके कीजिए। हाँ सचिन बोलो। सर एक बार नोट नोट वन से बता दीजिए, ये वाला समझ नहीं सब कुछ पूछ लिया आपने नोट वन से? तो देखो
नोट 1 में मैं ये बता रहा हूं कि जो अपर रीमन इंट्रीगल है ये वाला, ये सबसे छोटी वैल्यू होती है, सबसे छोटी से भी छोटी हो सकती है, क्योंकि हम इन्फियम की बात कर रहे हैं। तो ये इस किनारे पे आ जाएगी। मैंने यहाँ पर एक इंटरवल बनाया, इसमें सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू तो सारी रख ली। ये सारी वैल्यूज कवर करेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, होता ही नहीं है ये तो। हाँ, लेकिन जितनी वैल्यूज है, कोई यहाँ पर आ गई, कोई यहाँ पर आ गई, कोई यहाँ पर आ गई, लगातार सारी वैल्यूज मतलब इस पर रख ली है मैंने, लेकिन हर पॉइंट पे वैल्यू नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। मतलब इंटरवल पूरा कवर नहीं हो रहा, लेकिन इसी इंटरवल सारी वैल्यू आ रही है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब छोटी वैल्यू इन्फियम पर पहुंचेगी, जीएलबी होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। कह रहे हैं सबसे छोटी वैल्यू है, अभी लिखा मैंने, देखो सबसे छोटी वैल्यू है, यानी जितने भी पार्टीशन के अपर रीमन समय सब बड़े होंगे इससे। लेकिन अगर आपने इसमें कुछ जोड़ दिया, इस वाली वैल्यू में कुछ जोड़ दिया, कुछ का मतलब बहुत छोटा जोड़ना है, तो भी इनके बीच में एक पार्टीशन तो ऐसा है ही, बल्कि बहुत सारे होंगे जिनके रिफाइनमेंट्स लेंगे, जिनके अपर रीमन सम्स इनसे छोटे हो जाएंगे। But if we add a small positive quantity, however small, to this A to B upper bar F, then there exist partitions P and its refinements also, जो UPF को इससे छोटा ले आएंगे। ठीक है जी, यही मैंने पूरा बताया नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। अब देखो, अगर मैं लेता हूं दूसरी तरफ से, अगर मान लीजिए मैं यहां पर अब बनाता हूं LPF की वैल्यूज का कलेक्शन, यहां से और यहां तक, तो ये जो वैल्यूज हैं, यहां पर तो आएगा इसका सुप्रीमम और यहां पर आएगा इन्फीमम। इन्फीमम यानी कि जीएलबी और सुप्रीम यानी कि एलयूबी, लीस्ट अपर बाउंड। तो जो इसकी वैल्यू है एलपीएफ का, हम लेते हैं सुप्रीमम, वो वैल्यू यहां आ जाएगी, ए टू बी लोअर बार एफ, ए टू बी लोअर बार एफ। इसमें से कुछ घटा दो, ये सबसे बड़ी वैल्यू है एलपीएफ की, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। LPF is always less than or equal to A to B lower bar F for all partitions P। ठीक है, सबके लिए। लेकिन अगर इसमें से कुछ घटा दिया तो आप थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना घटा रहे हो। तो इनके बीच में एक पार्टीशन P ऐसा जरूर होगा जिसका LPF इससे बड़ा हो जाएगा। बट इफ वी सब्ट्रैक्ट a small positive quantity, howsoever small, to A to B lower bar F, then for all then there is this partition P and its refinement also such that कि जो आपका LPF है, this will become greater than A to B lower bar F minus epsilon। ये बात होती है। इस तरह के P और इसके रिफाइनमेंट सभी के लिए बात की गई है। ये P और ये P सेम नहीं है, यहाँ पे फॉर ऑल के लिए इस्तेमाल किया है मैंने, ये पर्टिकुलर है। बताइए, बात समझ में आ रही है तो ओके करो इसको। और ये जो मैंने आपको बताया, इससे ज्यादा डिटेल करना मेरे लिए तो इतना पॉसिबल नहीं होगा, मैंने बहुत डिटेल किया है। अगर आप किसी भी बड़े से बड़े टीचर को भी दिखाओगे, किसी भी बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी के टीचर को भी दिखाओगे, इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन शायद वो कह देंगे कि नहीं हो पाएगा। चलिए, मैंने आपको जो बताया पूरा एक्सपीरियंस अपना लगाया इसके अंदर, और ये वो चीज है जिसको कि कम जगह आप देखेंगे मिलेगा। टर्बॉक्स थ्योरम के ऊपर बात नहीं होती है, लेकिन आ सकता है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी यूज होती हैं सब चीजें। चलिए, अब चलते हैं और आगे। एक छोटा सा नोट और लेते चले हैं, बीच में मैं कह रहा था, वैसे मैंने बता दिया वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब नॉर्म p टेंड्स टू 0 होता है, उसी को थोड़ा सा मैं चाह रहा था एक चीज में और जोड़ दूं। अच्छा था मैंने कहीं नोट 1 में लिखा है सर, रीमन इंटीग्रल के बाद। नोट 1 से यहीं पे। इंटीग्रल के बाद ये, हाँ ये यहाँ लिखा है ये, हाँ इसी में एक चीज ऐड कर लेते हैं। इसमें जो है, जैसे मैंने लिखा था लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल,
तो अपर रीमन इंटीग्रल ए टू बी अपर बार एफ, इसको हमने लिखा था लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जितने भी यूपीएफ हैं उनसे वैल्यूज से आता था ये। अब इस चीज को आप कन्वर्ट कर दीजिए लिमिट नॉर्म पी टेंड्स टू 0 से, और यूपीएफ पी कोई पार्टीशन है उसी के लिए बात हो रही है, लेकिन इसका मैथमेटिकल यूज नहीं है, ये केवल ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं आपको मैं। इसी तरह से आप लोअर रीमन इंटीग्रल के लिए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल इसी का ही आउटकम है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट नॉर्म पी टेंड्स टू 0 कर लिया हमने, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। सिमिलरली आप जो है उसके लिए भी कर सकते हैं, ए टू बी लोअर बार एफ के लिए ऑल्सो, ए टू बी लोअर बार एफ, इसके लिए भी ऐसे ही कर लेंगे, वहां पे लिमिट नॉर्म पी टेंड्स टू 0 एलपीएफ आ जाएगा, ठीक है जी। ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कौन सी चीज उठानी है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं। बाकी मैं छोड़ता नहीं हूं कोई भी पॉइंट, कहीं मुझे लगता है कि उसको इंक्लूड करना चाहिए फिर मैं बीच में डाल देता हूं। आपको पूरा मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ रीड करना चाहिए बार बार, और जो लिखवा रहा हूँ उसको पढ़िए, वीडियो लेक्चर को देखिए, इतने से काम बन जाएगा, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। और फिर भी आप और चीजों को करना चाहते हैं तो फिर डिफरेंट बुक्स पढ़िए। अपनी बुक बहुत अच्छी है, इसमें बहुत डिटेल में दी हुई सब सारी चीजें। चलिए अब जरा एक दो नोट और बनाए जाए, या एक थ्योरम स्टेटमेंट दे दूं उसके बाद चलिए करते हैं। एक थ्योरम का आपको मैं और स्टेटमेंट देता हूं, उसकी बात करते हैं। थ्योरम नंबर 8, थ्योरम 7 थी हमारी डरबॉक्स थ्योरम। नंबर 6, नंबर 7, ठीक। 5 पेज मेरे आगे पीछे होते हैं ऐसा लग रहा है। थ्योरम नंबर 8, थ्योरम नंबर 8 जो मैं करने जा रहा हूं ये एक टेस्ट थ्योरम के रूप में है। जो अभी हमने डेफिनेशन करी रीमन इंटीग्रल की, कि लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल होते हैं तो फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होता है और उसकी वैल्यू कॉमन वैल्यू की इक्वल होती है। ये उससे एक स्टेप हायर है। ये भी जो है रीमन इंटीग्रेबिलिटी को डिफाइन करती है, लेकिन इसकी शर्तें दूसरी हैं, ये किसी दूसरी तरफ से आती है। तो इससे भी हम फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल करते हैं, और कई जगह ऐसा होता है कि जो वो वाली परिभाषा है पीछे वाली आपकी, वो काम नहीं करती है, वो फेल हो जाती है डेफिनेशन। फेल होने का मतलब ये है कि अपनी जगह एक्यूरेट है लेकिन रिजल्ट नहीं दे पाती। फंक्शन रीमन इंटीग्रल होने के बावजूद आप जो उसका लोअर रीमन इंटीग्रल है या अपर रीमन इंटीग्रल है उसमें से किसी एक को आप कैलकुलेट नहीं कर पाते या दोनों कैलकुलेट नहीं कर पाते, लेकिन फंक्शन स्टिल रीमन इंटीग्रल होता है। तो ये थ्योरम है जो उस समय हेल्प करती है, उसकी वैल्यू भी निकाल के देती है और फंक्शन को रीमन इंटीग्रल है ये भी दिखाती है। तो देखिए इसमें क्या थ्योरम है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। देखो दिलचस्पी आपकी इसी बात से होनी चाहिए, पहली बात तो कि ये रिमन की दी हुई थ्योरी है जिसने सबसे पहले ये काम किया कि इंटीग्रेशन को ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट से फ्री कर दिया। इससे पहले रिमन से पहले जितनी भी हम इंटीग्रेशन जानते थे वो सारा का सारा ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट पर बेस्ड था, एरिया निकालने के लिए काम में आता था। लेकिन अब जो आप इंटीग्रेशन करते हैं उसमें जरूरी थोड़ा ना आप एरिया निकाल रहे हो, आप पता नहीं क्या क्या उसमें चीजें सॉल्व करते हैं, कहाँ कहाँ उसके एप्लीकेशन हो चुके हैं, तो केवल एरिया के लिए काम नहीं करते हैं। तो रिमन से पहले जो थ्योरी थी वो सारी की सारी ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट पर बेस्ड थी। उन्होंने इसको सबसे पहला काम यही किया, इसको एक क्लोज इंटरवल में डिफाइन किया। लेकिन आज जो हम थ्योरी पढ़ते हैं वो उससे भी और आगे की चीज है। क्लोज इंटरवल से ओपन इंटरवल आया, इनके बाद में रिमन के बाद में स्टेल्जियस आए, उन्होंने काम किया। उसके बाद में लीबेक थ्योरी आती है जो करीब 1950 के आसपास की है, ज्यादा पुरानी नहीं है, वो एमएससी में पढ़ाई जाती है। उन सब चीजों के आधार पर जो है आज का जो इंटीग्रेशन है वो बेस्ड है। अब आपका इंटीग्रल कोई जरूरी नहीं है क्लोज इंटरवल हो, ओपन इंटरवल चलेगा, बीच में डिसकंटिन्यूटीज है तो चलेगा। बहुत सारी जो उसमें पाबंदियां थी वो सब हट चुकी हैं, आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अब जो आप इंटीग्रेशन करते हैं वो बच्चों के हिसाब से जो दिखाया जाता है 12th क्लास में,
वो आप देखते हैं, उसमें इतनी सारी कंडीशन थोड़ा ना हम देखते हैं। लेकिन अब जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये वो चीजें हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई, जहां से पढ़ते पढ़ते अब जो लास्ट में हम चैप्टर के पहुंचेंगे, तो आप समझना आपका जो इंटीग्रल का पहला फॉर्मूला है, जो आप लोगों ने इंटीग्रेशन में सबसे पहले पढ़ा था, वो आएगा। इंटीग्रेशन करने का जो तरीका है वो तब आएगा जब हम पूरा का पूरा इसका काम समझ चुके होंगे। लास्ट ऑफ द बिट्स में आएगा वो। ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर आर इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन एफ। एफ कैसा फंक्शन है? ए बी टू आर। देखो यहां पर जो आर इस्तेमाल हो रहा है ये रियल नंबर्स वाला है। आर जब लगेगा, आर खुद बताएगा मैं कौन सा वाला आर हूं, रीमन इंटीग्रल वाला आर हूं या रियल नंबर वाला, क्योंकि रियल नंबर के लिए हम आर इस्तेमाल करते हैं और रीमन इंटीग्रेबल के लिए भी आर इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो ए बी टू आर है ये कोडोमेन है इसका। ए बी यहां पर डोमेन है एफ का और आर कोडोमेन है। तो ए बी से आर में वैल्यूज जा रही हैं, क्लोज इंटरवल ए बी से पूरे रियल नंबर सिस्टम में कहीं भी वैल्यू जा सकती हैं ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। ओवर क्लोज इंटरवल ए बी यानी एफ जो है डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी में, इज दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। जब भी कहे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आपकी सोच इसके लिए होनी चाहिए कि इसको सबसे छोटा, छोटे से छोटा सोचना है। जितना छोटा आप सोच सकते हैं उससे भी ये छोटा होता है। इसलिए इसके बारे में जब भी आप बात करें, एवरी के लिए कहेगा। अगर आपने बड़े के लिए करा, बड़े के लिए हमेशा चीजें ट्रू होंगी, लेकिन दिक्कत आती है छोटी वैल्यूज की तरफ। तो जैसे जैसे आप अपना एनालिसिस प्रोग्राम रखोगे, तो इसको एप्सिलॉन को छोटे छोटा सोचना है। ये बातें जब मैटर करेंगी जब आप इनको अच्छे से पकड़ने लगोगे चीजों को, वरना भी तो रटना है। लेकिन इसको आप मानते चलोगे एप्सिलॉन को छोटे छोटा सोचना है। जब आप सोच लोगे इसको छोटे छोटा, तभी आपको पता चलेगा कि सारी डेफिनेशन वहीं जाकर के कहना चाहिए उसमें क्लाइमैक्स आता है, जो छोटे छोटा सोचते हैं। ओवर क्लोज इंटरवल इज दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट a partition P. There exists a partition P of closed interval AB such that for P and all its refinements, zero is less than equal to UPF minus LPF, and this difference is less than epsilon. ठीक है जी। अब आप जरा इसके बारे में बात करें। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जब भी कहीं लिखी जाती है वो टेस्ट थ्योरम होती है, यानी उसके आधार पर आप चेक कर सकते हैं फंक्शन रीमन इंटीग्रल होगा या नहीं होगा। तो इसकी प्रूफ जो है थ्योरम की आई भी वहीं से है, ए टू बी अपर बार एफ, ए टू बी लोअर बार एफ के इक्वल होने से वहीं से आता है प्रूफ इसका। लेकिन दोनों साइड से प्रूफ किया जाता है। अगर ये कंडीशन है तो हम यूपीएफ सॉरी आपके जो लोअर रीमन इंटीग्रल अपर रीमन इंटीग्रल है उनको इक्वल प्रूफ करते हैं। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो हम ये वाला पार्ट प्रूफ करते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ना, दोनों साइड से दिखानी पड़ती है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ जो कर रहे हैं ये एप्सिलॉन से छोटा हो गया, ठीक है। और एप्सिलॉन के बाद क्या कहा गया? एप्सिलॉन के बारे में कह रहे हैं कि कोई भी एप्सिलॉन है पॉजिटिव है, तो एप्सिलॉन को छोटे से छोटा सोचो, बहुत छोटा सोचो, 0 के जस्ट नजदीक ले जाओ। अब कोई वैल्यू बहुत छोटी है, 0 के बिल्कुल नजदीक है लेकिन 0 नहीं हो रही, और पॉजिटिव भी है, नेगेटिव साइड पे नहीं है, पॉजिटिव है, 0 के बहुत नजदीक है और बहुत छोटी है। इतनी छोटी है कि उससे छोटा नंबर आप नहीं सोच पा रहे। और कोई नंबर उससे भी छोटा हो गया, सोचो कोई नंबर उससे भी छोटा हो गया, तो या तो ये खुद 0 है या 0 से भी छोटा है। इसको थोड़ी देर रोक देना। एप्सिलॉन से छोटा कोई भी नंबर अगर हो गया तो या तो वो 0 हो गया या 0 से भी छोटा हो गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि 0 से पीछे जाएंगे नहीं, तो उस समय 0 हो सकती है। तो जब एप्सिलॉन को आप आर्बिट्रेरी कर देते हैं, यानी इसकी वैल्यू को कितना भी कुछ भी ले सकते हैं पॉजिटिव लेते हुए, तो उस समय इनकी वैल्यूज इक्वल होती हैं, यूपीएफ और एलपीएफ की, और वही फंक्शन रीमन इंटीग्रल होता है। फंक्शन के रीमन इंटीग्रल का
कारण ये है कि जितने जो यूपीएफ और एलपीएफ की वैल्यूज को इक्वल आने लग जाए। तो कह रहे हैं कि एक पार्टीशन जरूर होगा ऐसा, और उसके रिफाइनमेंट्स के लिए बात ट्रू होगी। ऐसा नहीं सभी के लिए हम बात कर रहे हैं। जब पार्टीशन पी हम ढूंढते हैं उस समय एक पार्टीशन मिल गया अगर ऐसा तो बात बन जाती है, लेकिन उसके रिफाइनमेंट्स के लिए बात ट्रू होनी चाहिए तब आती है। तो यहां पर आपको जो नोट बनाना है कि आपका यूपीएफ माइनस एलपीएफ अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो ए टू बी अपर बार एफ और ए टू बी लोअर बार एफ इक्वल होते हैं। कि ए टू बी अपर बार एफ और ए टू बी लोअर बार एफ अगर है, ये बराबर है अगर, तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ रिमेन्स लेस देन एप्सिलॉन एंड रिमेन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें देखो ये वाला जो पार्ट है ना इधर वाला, ये तो हमेशा ही ट्रू होता है। हम जानते हैं यूपीएफ माइनस एलपीएफ, यूपीएफ हमेशा एलपीएफ से बड़ा होता है, तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ पॉजिटिव तो होगा ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन ये एप्सिलॉन से भी कम होता है, ये चीज पर ट्रैक की जाती है, प्रूफ की जाती है। तो ये इसका एक छोटा सा नोट इसके ऊपर। बताइए बात समझ में आ रही तो कर दें इसको। मतलब आप इसे लेके चलेंगे तो इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको लेके चलेंगे इसे प्रूव कर देंगे। समझ में आ रहा तो कर दें। एप्सिलॉन को छोटे छोटा सोचना ही होता है। बताइए बात समझ में आ रही है ये। ठीक, अब इसमें मैं आपको कुछ एक नोट्स में और जो बताना चाह रहा था उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक लीजिए इसमें ऑसिलेटरिज्म, इस पर क्वेश्चन आ चुका है और आता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं और एक ही क्वेश्चन आता है बार बार। ऑसिलेटरी सम, ऑसिलेटरी सम किसे कहते हैं उसको समझने के लिए मैं जरा एलपीएफ यूपीएफ दोबारा लिख रहा हूं। एलपीएफ क्या रहता है हमारा, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू एन स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर, और जो यूपीएफ है आपका, यूपीएफ होता है सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू एन कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर। अब एक क्वांटिटी हम यहां डिफाइन कर रहे हैं, ओमेगा आर, डिफाइन ओमेगा आर। ओमेगा आर जो है हम एम आर माइनस एम आर ले रहे हैं, जिसमें कैपिटल एम आर है स्मॉल एम आर, इनका डिफरेंस जो है एम आर। ओमेगा आर होगा इसका डिफरेंस। देन ओमेगा आर इज कॉल्ड द ऑसिलेशन ऑफ एफ ऑन आई आर। आई आर वही आपका एक्स आर माइनस 1 एक्स आर इंटरवल, उसी की बात की जा रही है। ऑल्सो देन द सम सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू एन ओमेगा आर डेल्टा एक्स आर is called the oscillatory sum, is called the oscillatory sum for the function f. That corresponds to partition P. ठीक है, we denote it with ओमेगा पी एफ। यानी ओमेगा पी एफ अब कैसे लिखेंगे, ओमेगा पी एफ will be given by sigma r is equal to 1 to n omega r delta xr।
अब यहां पर जो ओमेगा आर है, इसमें एक नोट बना देते हैं। नोट तो हम इसी को ही लेके चल रहे थे, चलिए ऑसिलेटर से नोट 1 दे। ओमेगा ऑफ पी एफ, ये हमारा सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 ओमेगा आर डेल्टा एक्स आर। ओमेगा आर को ओपन करो, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर इज इक्वल टू 1 to n। इनको अलग अलग करो, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर माइनस सिग्मा स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर इज इक्वल टू 1 to n। ये हो गया यूपीएफ, ये हो गया एलपीएफ। तो हम इसी वैल्यू को यहां लेके चल रहे थे, ओमेगा पीएफ को। तो ओमेगा पीएफ की वैल्यू 0 और एप्सिलॉन बीच में होती है, तो फंक्शन रेमन इंटीग्रेबल होता है। तो नोट 2, f is R integrable over closed interval AB if and only if there exists partition P such that omega PF is between epsilon and greater than equal to 0। तो ये हम कहते हैं कि ये फंक्शन हमारा रेमन इंटीग्रेबल हो गया। बताइए, बात समझ आ रही है? इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, नोट नंबर 3। अच्छा देखिए, फंक्शन अगर रेमन इंटीग्रेबल है तो उसके लोअर रिमेन इंटीग्रल अपर रिमेन इंटीग्रल दोनों एग्जिस्ट करते हैं, उनकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इक्वल होती है, तभी होता है। कई सवालों में ऐसा होगा जहां पर के आप लोअर रिमेन